होम्योपैथिक की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज हम क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पीच के बारे में। स्पीच में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ये देखिए। स्पीच में पहला क्वेश्चन आ सकता है स्कैनिंग स्पीच क्या है, यानी कि स्कैनिंग स्पीच कहाँ देखा जाता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। स्कैनिंग स्पीच इज सीन इन। अब स्कैनिंग स्पीच है क्या? स्कैनिंग स्पीच वो है जिसमें स्पीच जो है वो क्लियरिटी से आप नहीं बोल पाते हैं, आपको कुछ दिक्कतें होती हैं, किसी डिजीज़ के कारण ये दिक्कत होती है, तब उसको कहेंगे स्कैनिंग स्पीच। अब देख लीजिए कि स्कैनिंग स्पीच में होता क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि स्कैनिंग स्पीच इज सीन इन। अब ये देख कौन से डिजीज़ में स्कैनिंग स्पीच हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इज नहीं इन होगा। तो ये देखने को हमें मिलता है, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ये डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस, दूसरा ऑप्शन है पार्किंसंस, तीसरा ऑप्शन है MND यानी कि मोटर न्यूरॉन डिजीज, और चौथा जो है वो है सूडो बल्बर पाल्सी। ठीक है, सूडो बल्बर पाल्सी। तो अब ये जानेंगे कि स्कैनिंग स्पीच देखा किस में जाता है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हम पहला ही अपना डिजीज़ को लेते हैं, डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस। इसी में पता चलेगा कि भाई इसमें होता है ये कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस होता क्या है। तो ये देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है ये। ठीक है, किसका डीमाइलिनेटिंग होता है? तो वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसमें हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। अब देखते हैं कि न्यूरॉन में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चेंजेस आते हैं। तो जो न्यूरॉन है उसमें आप देख रहे हैं, इसे माइलिन शीट कहते हैं। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं उसको माइलिन शीट कहते हैं। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव शीट होता है। ये करता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं ना, वो यहाँ से यहाँ जो जाते हैं इम्पल्स इलेक्ट्रिक, उसको हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, वो पूरा प्रोटेक्शन के थ्रू होता है वो सब काम। तो यहाँ पे ये है एक्सॉन, ये पूरा एक्सॉन है। ठीक है, ये माइलिन शीट है। तो माइलिन शीट जो है उसमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखते हैं ये होता कैसे है। ये माइलिन शीट बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स से। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसको कहते हैं, राइट। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या करती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डिस्टर्ब करती हैं और आस्ते आस्ते ब्रोक करती हैं, यानी कि तोड़ती हैं। ठीक है, ये जो है ना ये कट हो जाएगा, ये टूट जाएगा सब। तो ये तोड़ने में हेल्प करती हैं, और फिर जब ये टूट जाता है तो ये जो हमारा ये है ना एक्सॉन, ये टूट जाता है। तब जब ये टूट जाएगा तो फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, और इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसके काउज क्या हो सकते हैं। काउज जो है वो है अननोन। ठीक है, हम नहीं जानते कि कौन से काउज हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ में काउज अननोन होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो फैक्टर्स क्या हैं। जेनेटिक फैक्टर पहला है, जेनेटिक फैक्टर, जिसमें कि फीमेल और जेनेटिक कोडिंग को माना गया है। तो जेनेटिक जो जीन कोडिंग है उसमें होता क्या है कि HLA और DR2 एक ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कोडिंग्स हैं जिसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और जो बाइंड करता है वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, जिसके कारण ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन आप सभी जानते हैं, अभी बहुत सारे तरीके का इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो ये इन्फेक्शन कॉमन होता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर और दूसरी हेल्प करती है विटामिन D डेफिशिएंसी में। ठीक है, विटामिन D डेफिशिएंसी होने से भी कहते हैं कि हायर रेट्स होते हैं, बढ़ जाते हैं किसके,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। और ये जो है सबसे ज़्यादा देखा गया है नॉर्थर्न और साउथर्न पोल में, जहाँ पे आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। ठीक है, तो ये काउज हो सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो इसके सिम्टम्स में आप देख रहे हैं कि ये सिम्टम जो है वो वेरी करता है हर इंसान पे, जितने मतलब अलग अलग इंडिविजुअल हैं तो अलग अलग सिम्टम्स शो करते हैं। ठीक है, फिर डिपेंड करता है ये लोकेशन ऑफ प्लाग पे। प्लाग में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप थोड़ी देर में मैं इसको एक रिकैप दिखाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी। तो प्लाग में के कारण भी जहाँ जहाँ लोकेशन ऑफ प्लाग है, जहाँ जहाँ वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स टूटने के चांसेस हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो उस लोकेशन कहाँ पे वो टूटा है उसके हिसाब से भी सिम्टम्स वेरी करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि इफ़ेक्ट कैसे होता है। वो 20 से 40 साल की उम्र में ये देखा जाता है और ये वॉर्स हो जाता है हर वीक, मतलब वीक बाय वीक, मतलब हर सप्ताह जो है आस्ते आस्ते ये और ख़राब होते जाता है सिम्टम्स, या फिर कई बार मंथ्स में भी कंटिन्यू करता है। ठीक है, होता क्या है, अब देखते हैं कि इसे एक तरीके का मतलब किस तरह के सिम्टम्स हमें अपियर होंगे वो देखते हैं। उसे चारकोट्स न्यूरोलजिक ट्रायड कहते हैं। ठीक है, चारकोट न्यूरोलजिक ट्रायड। इसमें होता क्या है, 3 है इसमें जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। 3 टाइप्स के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर चारकोट्स न्यूरोलजिक ट्रायड की बात करें तो पहला देखने को हमें मिलेगा डिसार्थ्रिया, दूसरा देखने को मिलेगा निस्टैग्मस, तीसरा देखने को मिलेगा इंटेंशन ट्रेमर। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं। तो पहला हम अगर देखते हैं तो वो है हमारा डिसार्थ्रिया। वो होता क्या है कि ये डिफ़िकल्टी होती है स्पीच में। तो लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। स्पीच में हमें होती है डिफ़िकल्टी, यानी कि स्कैनिंग स्पीच, है ना, हो गया ये। इसका आंसर हमें मिल गया कि यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही हमारा फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, और फिर ये होता क्या है, ये होता है तब जब ब्रेन में प्लाग इकट्ठा हो जाता है, राइट। फिर चारकोट न्यूरोलजिक ट्रायड में ये देखिए कि निस्टैग्मस में क्या होता है, इनवॉलेंट्री रैपिड आई मूवमेंट, ये देखा जाता है। ठीक है, फिर इंटेंशन ट्रेमर के बारे में भी जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो हम चारकोट्स न्यूरोलजिक ट्रायड में देखेंगे क्या, ये देखिए 3 सिम्टम्स हम देखेंगे चारकोट्स न्यूरोलजिक ट्रायड में। पहला सिम्टम देखेंगे कि डिसार्थ्रिया। ओके, इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है या फिर अनक्लियर स्पीच होती है। ओके, और क्या चीज़ें होती है वो क्लियरली यहाँ पे हम देखते हैं। हाँ, इस तरीके से देखते हैं। तो दूसरी चीज़ होती है, देखिए एक तो डिफ़िकल्टी हो गई, अनक्लियर स्पीच हो गया। दूसरा प्लग जो है उसमें मतलब ब्रेन स्ट्रेम में आपका प्लग देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके साथ क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो देखिए। कॉन्शियस मूवमेंट जो सिम्टम्स है वो कॉन्शियस मूवमेंट में देखने को मिलते हैं और दूसरा अनकॉन्शियस मूवमेंट में देखने को मिलते हैं। जो कॉन्शियस मूवमेंट में सिम्टम्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं वो ईटिंग या टॉकिंग में, खाना खाते टाइम या फिर बोलते समय हमें प्रॉब्लम्स दिखती हैं, यानी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अनकॉन्शियस मूवमेंट में क्या होता है कि जो स्वॉलोइंग है यानी कि इंगलने का जो प्रोसेस, जो निगलते हैं हम खाना, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियस मूवमेंट हो गया, ये कॉन्शियस मूवमेंट हो गया, इन सब में हमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स दिखेंगी। खाने समय प्रॉब्लम उसको होगा, ये बात करते समय होगा, जब वो खाना को अंदर डालेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर ब्रेन स्टेम में प्लग हो जाता है, अनक्लियर स्पीच या डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिलती है स्पीच में। ठीक है, ये डिसार्थ्रिया में पाया जाता है। अब देखते हैं आगे, तो निस्टैग्मस के बारे में जानते हैं। ठीक है, निस्टैग्मस में होता क्या है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसे क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। सो निस्टैग्मस में क्या होता है, इनवॉलेंट्री रैपिड आई मूवमेंट होता है, यानी कि आंखों की जो मूवमेंट है वो रैपिड होती है जिसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं होता, ये सिम्टम देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे प्लग हो जाता है, कहाँ पे, नर्व्स ऑफ आई की नर्व्स में प्लग जम जाता है। ठीक है,
अब प्रॉब्लम्स क्या होती है इसमें, ये देखिए ऑप्टिक नर्व में क्या देखने को मिलता है और मूवमेंट में क्या देखने को मिलता है। तो ऑप्टिक नर्व में देखने को मिलता है कि लॉस ऑफ विजन, यानी कि आंखों की रोशनी चली जाना, ये देखा गया है। फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है सिम्टम्स देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ भी ऑप्टिक नर्व जो न्यूरॉन होगा उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं मूवमेंट में पेन और डबल विजन देखने को मिलता है। पेन यानी कि आँखों का जैसे ही मुड़ता है आँख, उसमें हमको पेन दिखाई देगा, ठीक है, और डबल विजन दिखाई देगा। यहाँ ऑप्टिक न्यूराइटिस में भी हमें कुछ देखने को मिलता है, वो क्या, धुंधलापन, जिसे हम पढ़ रहे हैं वो धुंधला दिखेगा या फिर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा, ठीक है। अब मूवमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेन, यानी कि जैसे ही आप मूव करेंगे आई को, वो पेन आपको देखने को मिलेगा। और डबल विजन यानी कि ये एन लिखा हुआ है ना, तो और एक एन मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। आप समझ गए निस्टैग्मस में क्या होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब इसे समझते हैं, वो है इंटेंशन ट्रैमर में क्या होता है कि प्लग हो जाता है कहाँ पे, मोटर पाथवे पे। अब मोटर पाथवे पे अगर प्लग हो जाएगा तो होता क्या है, इसे समझते हैं, ठीक है। मसल वीकनेस हो जाती है, वहाँ पे स्पाज्म देखने को मिलता है, ट्रेमर देखने को मिलेगा, अटैक्सिया देखने को मिलेगा और पैरालिसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप समझ गए कि ये सारे सिम्टम्स इसमें अपीयर होंगे। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि स्कैनिंग स्पीच जो है वो डिसर्मिनेटेड स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए और मैं कुछ चीज़ें जो इसमें सिम्टम्स हैं वो भी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी। प्लग अगर हो जाता है हमारा सेंसरी पाथवे में तो क्या होगा, स्किन में, ठीक है, स्किन से, तो ये स्किन में हमें नमनेस दिखाई देगी, पिंस और नीडल्स का चुभन जो होता है वो देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा पैरास्थेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टिंगलिंग, इचिंग, बर्निंग होगा, ठीक है, और पेन के साथ होगा ये सिम्टम्स तो अपीयर होंगे ही। और कौन से सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, वो सिम्टम अपीयर हो सकते हैं लैथर्मेट साइन, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होता है, यानी कि करंट का जैसे करंट कैसे लगता है तो वैसा शॉक आपको महसूस होगा। कहाँ महसूस होगा, बैक, यानी कि आपके पीठ से, जो कि रेडिएट होकर लिम्स तक जाएगा, यानी कि आपके पैरों तक जाएगा, ठीक है। तो रेडिएट यानी कि मूव करते हुए, ठीक है। कब ये आप देखेंगे कि व्हेन बेंडिंग नेक फॉरवर्ड, जब आप नेक को फॉरवर्ड करेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। लिम्स में आप बोल सकते हैं, आपका अपर लिम्स लोअर लिम्स दोनों में आप देख सकते हैं इसे, पैरों में या फिर हाथों में भी हो सकता है जब नेक बैंड करेंगे हम तब, ठीक है। गले का जैसे ही मुड़ाव होगा आगे की तरफ तो ये साइन हमें महसूस होगा। अब देखते हैं प्लग के बारे में। प्लग क्या है, तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर प्लग हो गया तब क्या होगा। प्लग का मतलब आपको पता ही होगा, जम जाना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का जम जाना जो कि बैरियर बना देता है वहाँ पे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर ये प्लग जम जाएगा तो बॉवेल और ब्लड जो हमारा है, पेट के जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट होने लगेंगे। फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन भी देखने को मिल सकता है। फिर हायर डिसऑर्डर एक्टिविटीज़, हमें हायर ऑर्डर एक्टिविटीज़ में क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। हायर ऑर्डर एक्टिविटीज़ में पुअर कंसंट्रेशन या फिर क्रिटिकल थिंकिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, या डिप्रेशन में जाएगा आदमी, एंजाइटी में जाएगा, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते। स्क्लेरोसिस का एक रिकैप मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिससे आप और अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो है क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए इसमें डिसेबिलिटी बढ़ती है, हाँ, और टाइम के साथ ये बढ़ती है। तो जैसे जैसे डिसेबिलिटी हमारी बढ़ेगी, ये टाइम और लगेगा, फिर बढ़ेगी, और लगेगा टाइम, फिर बढ़ेगी, और लगेगा टाइम, फिर बढ़ेगी, और लगेगा टाइम, ठीक है। तो ये टाइम और डिसेबिलिटी कैसे कैसे बढ़ती है वो उसको दिखाया गया है। होता क्या है कि जब आप देखिए, जब डिसेबिलिटी जो है ना वो
किस तरीके से हमें देखने को मिलती है और कैसे ये होती है डिसेबिलिटी। जब वहाँ पे जो हमारा न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है, इसके डब्बे के अंदर आप न्यूरॉन देख रहे हैं, तो न्यूरॉन जो है वहाँ पे आपको पता है माइलिन शीट ये है ब्लू कलर की। तो ये जो माइलिन शीट है ना, इसको ख़त्म करने की, ये माइलिन शीट बनती किससे, इससे बनती है। इसे ख़त्म करने के लिए क्या होता है कि प्लग जम जाता है ना। यहाँ पे अगर प्लग जम जाएगा तो वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये प्लग जो है जमने के बाद जो है इसको तोड़ देता है, एक्सॉन को तोड़ देता है। जब एक्सॉन टूट जाएगा तो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, यानी बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसा कि मैं पहले आपको पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। आगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन में सीधा चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिला है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि उसमें लिखा क्या था, स्पीच स्किनिंग स्पीच के बारे में। ठीक है, डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस इज़ द राइट आंसर स्किनिंग स्पीच का। तो इसी में स्किनिंग स्पीच हम देखते हैं डिसर्मिनेटेड स्क्लेरोसिस में, पार्किंसंस में नहीं देखते हैं, एमएनडी में नहीं देखते हैं, सूडोबर्बुलर पाल्सी में हम ये नहीं देखते हैं। ठीक है, तो समझ गए हम कि डिसर्मिनेटेड स्क्लेरोसिस में स्किनिंग स्पीच मिलता है। चलिए आइए बढ़ते हैं 11 और 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आइए देखते हैं स्पीच का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है ब्रोकाज अफेसिया में क्या आपको सीन होता है। ठीक है, एक्सेप्ट ओके ब्रोकाज अफेसिया में आपको क्या देखने को मिलेगा और क्या नहीं, यही हमें पता करना है। जो हमें देखने को नहीं मिलता है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं आगे की तरफ और ब्रोकाज अफेसिया को पढ़ते हैं। तो ब्रोकाज अफेसिया में क्या होता है कि इसके जो हमें दिए हुए हैं ABCD ऑप्शंस, उसे ध्यान से पढ़ते हैं। तो ए में लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस स्पीच इज़ रिड्यूस्ड। तो क्या ऐसा होता है, चलिए आइए देखेंगे। पेशेंट रिपीट्स वर्ड, पेशेंट जो है वर्ड को रिपीट करता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कंप्रिहेंशन इज़ लिटिल इम्पेयर्ड, कंप्रिहेंशन जो है वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगी। फिर देखिए डी नंबर पे दिया हुआ है टेलीग्राफिक स्पीच होगी पेशेंट की। ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच मतलब क्या होता है, वो बोलेगा टेलीग्राफ की तरह, यानी कि शॉर्ट। तो ये हम समझ गए कि ऑप्शन में क्या है। अब देखते हैं ब्रोकाज अफेसिया होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं ब्रोकाज अफेसिया। जी हाँ, इसको कहते हैं एक्सप्रेसिव अफेसिया। ठीक है, अफेसिया क्या है, एक्सप्रेसिव अफेसिया। ठीक है, ब्रोकाज अफेसिया तो अफेसिया ऐसा जो एक्सप्रेशन में दिक्कत जहाँ पे आती है। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब बोलने वाला एक्सप्रेशन। ओके, सो एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है यहाँ पे। तो अफेसिया में होता क्या है कि इस टाइप ऑफ अफेसिया में आपका लॉस हो जाता है एबिलिटी, यानी पेशेंट का जो एबिलिटी है लैंग्वेज का, उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे कि स्पोकन, मैनुअल और रिटन। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आती है। ऑल्दो कंप्रीहेंशन जनरली रिमेन्स इंटैक्ट। सो होता क्या है कि कंप्रीहेंशन में भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है। अ पर्सन विथ एक्सप्रेसिव अफेसिया विल एग्जिबिट अ थॉटफुल स्पीच। तो इसमें है कि पेशेंट को बहुत मेहनत करनी होती है एक अच्छे से स्पीच देने के लिए, यानी कि उन्हें प्रॉब्लम स्पीच में भी आती है, तो बोलने में उन्हें दिक्कत होती है। ये आप समझ गए। अब अफेसिया जो है, ब्रोकाज अफेसिया जो है, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि हमें दिया गया था क्वेश्चन में सिम्टम्स। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन से सिम्टम्स इसमें है। तो चलिए आइए देखते हैं ब्रोकाज अफेसिया के सिम्टम्स। चलिए तो पहला सिम्टम देखते हैं
पहला सिम्टम है पुअर और एब्सेंट ग्रामर। ग्रामर को बोलने मतलब जब हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं तो ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेशेंट को ग्रामर यानी कि पूरा सेंटेंस बोलने में दिक्कत होगी। ठीक है, डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा बोलने में दिक्कत हो रही है, ग्रामर नहीं वो बोल पा रहे ठीक से। ओमिटिंग सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को वो ओमिट ही कर देते हैं यानी कि गायब भी कर देते हैं, जैसे कि द, एन, एंड, इज। ठीक है, अ पर्सन विद ब्रोकाज अफेसिया मे से समथिंग लाइक कप मी, उन्हें वो कहेंगे क्या, जिनको ब्रोकाज अफेसिया होगा वो कहेंगे क्या, कप मी। ठीक है, उन्हें बोलना क्या था, आई वॉन्ट द कप, और वो बोलते हैं कप मी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम है। मोर डिफ़िकल्टी यूजिंग वर्ब देन नाउन करेक्टली, वर्ब को बोलने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगी, राइट। देन नाउन, जो नाउन है वो करेक्टली वो बोल लेंगे, लेकिन उन्हें वर्ब यूज़ करने में दिक्कत आएगी। चलिए आइए देखते हैं आगे के और सिम्टम्स। तो सिम्टम्स हैं डिफ़िकल्टी आर्टिकुलेटिंग साउंड और वर्ड और साउंड में डिफ़िकल्टी उनको होगी। डिफ़िकल्टी होगी क्या, रिपीट करने में। ठीक है, ट्रबल्स विथ राइटिंग सेंटेंस को राइट करने में उन्हें ट्रबल होगी। डिफ़िकल्टी रीडिंग, पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम्स विथ फुल कंप्रीहेंशन के साथ उन्हें दिक्कत आएगी। फिर फॉलोइंग डायरेक्शन को फॉलो करने में उन्हें दिक्कत आएगी। फ्रस्ट्रेशन भी होगा। तो ये सारे सिम्टम्स हमने देख लिए। चलिए आइए मिलाते हैं अपने क्वेश्चन के ऑप्शन से सारे आंसरों को, यानी जो जितने भी सिम्टम्स हमने पढ़े हैं उससे हम मैच करते हैं जो भी वहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन पे ऑप्शन, और उससे फिर हमें पता चलेगा करेक्ट आंसर कौन सा है। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्रोकाज अफेसिया में क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो इसके जो सिम्टम्स यहाँ पहले हैं, स्पॉन्टेनियस स्पीच इज रिड्यूस, यस, ब्रोकाज अफेसिया में स्पीच जो है वो रिड्यूस होती है। बी नंबर, कॉम्प्रिहेंशन इज लिटिल इम्पेयर्ड, जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सी नंबर पे हम देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन, यस, लिटिल इम्पेयर्ड तो रहता ही है। फिर बी पे देखिए, बी पे है कि पेशेंट रिपीट्स वर्ड, नो, पेशेंट वर्ड को रिपीट नहीं करता है। ठीक है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी हम आंसर नंबर डी को देख लेते हैं कि क्या उसमें ऑप्शन दिया गया है। तो डी में आप देखिए टेलीग्राफिक स्पीच, यस, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था जिसमें वो बोल रहा था कि कप मी, जबकि उसको बोलना था आई वॉन्ट द कप। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होती है। अब यानी कि हमारा बी नंबर इज़ राइट, क्योंकि हमारा ब्रोकाज अफेसिया में हम ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, यानी कि स्पॉन्टेनियस स्पीच भी देखते हैं, कंप्रिहेंशन भी इम्पेयर्ड होती है और टेलीग्राफिक स्पीच भी होती है, लेकिन पेशेंट वर्ड को रिपीट नहीं करता है। और हमें यहाँ बताना था कि ब्रोकाज अफेसिया में क्या नहीं होता है, तो राइट आंसर बी होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया गया है कि इन वर्निकी स्फेसिया में क्या होता है, वर्निकी स्फेसिया में क्या हमें सीन होता है। ठीक है, इसमें भी यही क्वेश्चन है कि हमें सीन क्या होता है ये तो देखना ही है, लेकिन आंसर हमारा होगा कि सीन एक्सेप्ट, यानी कि जो भी दिखाई देते हैं उसको छोड़ के। तो चलिए आइए चलते हैं वर्निकी अफेसिया में। वर्निकी अफेसिया में होता क्या है, चलिए आइए देखते हैं। वर्निकी अफेसिया जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लुएंट अफेसिया होता है। ठीक है, यानी कि ये अफेसिया ज़्यादातर देखा जाता है, ये कॉमन टाइप है अफेसिया का। इट ऑकर्स व्हेन द लेफ्ट मिडिल साइड ऑफ ब्रेन बिकम्स डैमेज्ड, ये तब होता है जब हमारा लेफ्ट मिडिल साइड जो है ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है या फिर अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ नोन एज वर्निकी एरिया, इस एरिया को कहा जाता है वर्निकी एरिया। ठीक है, नेम्ड आफ्टर कॉल वर्निकी के नाम से इसका नाम रखा गया। ठीक है, और न्यूरोलॉजिस्ट, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। वर्निकी एरिया ऑफ द ब्रेन
कंट्रोल्स ह्यूमन लैंग्वेज, ये भी ह्यूमन लैंग्वेज को कंट्रोल करती है। तो चलिए आइए हम ये देखते हैं कि वर्निकी अफेजिया में होता क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सिम्टम्स को। तो वर्निकी अफेजिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जी हाँ, वर्निकी अफेजिया के सिम्टम्स को देखने के लिए हम चलते हैं सिम्टम्स की ओर। तो पहला जो है, रिगार्डिंग स्पीच एंड कॉम्प्रिहेंशन, पीपल विथ वर्निकी अफेजिया में string word together to make sentence that don't make sense, यानी कि ऐसे वो शब्दों को उलझाते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, वैसे सेंटेंस पेशेंट बोलता है। ठीक है, मेक अप वर्ड्स डेट हैव नो मीनिंग, वैसे वर्ड्स को बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, बी अनअवेयर ऑफ द मिस्टेक्स इन देयर स्पीच पे उनके जो मतलब वो अवेयर ही नहीं रहते कि वो मिस्टेक कर रहे हैं स्पीच पे, यानी कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो गलती बोल रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, डिलीवर वर्ड्स इन अ नॉर्मल मेलोडिक लाइन इवन दो द कंटेंट मे नॉट मेक एनी सेंस। सो क्या होता है यहाँ पे कि जो वर्ड वो बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो वर्ड्स वो बोलते जाते हैं। ठीक है, वैसे वर्ड्स वो डिलीवर करते जाते हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से करते हैं। फिर देखिए, आर्टिकुलेट देयर वर्ड्स नॉर्मली, ये तो सही है। फिर डिफ़िकल्ट रिपीटिंग, इन्हें भी डिफ़िकल्टी होती है फ्रेज को रिपीट करने में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है ये देखिए, चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, फिर देखिए उन्हें क्या दिक्कत होती है कि हैव डिफ़िकल्टी रिपीटिंग फ्रेज, आपको तो ये बता ही दिया मैंने। फिर ऐड वर्ड्स व्हेन ट्राइंग टू रिपीट समवन, क्या करते हैं ना, जब वो किसी चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें खुद ब खुद ही वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। यानी कि रिपीट करते टाइम वो एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते, उसमें वर्ड्स डाल डाल के रिपीट करते हैं। इंटरप्ट अदर्स एंड स्पीक रैपिडली, वो दूसरों को इंटरप्ट कर देते हैं और खुद जब बोलते हैं तो बहुत ही जल्दी जल्दी बातों को बोलते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, एक्चुअली होता क्या है इस सिम्टम्स में, आपने इस बात को समझा। अब हम अगर जाएंगे अपने क्वेश्चन की ओर तो हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन में कौन सा ऐसा चीज़ है जो वर्निकी अफेजिया में होता है और कौन सा ऐसा है जो वर्निकी अफेजिया में नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा गया है कि वर्निकी अफेजिया में क्या नहीं पाया जाता है। तो वर्निकी अफेजिया के सिम्टम्स हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। वर्निकी अफेजिया में चलिए ये मैच करते हैं उन सिम्टम्स से यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस को। स्पॉन्टेनियस स्पीच इज़ रिड्यूस, तो स्पॉन्टेनियस स्पीच रिड्यूस नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। वर्निकी अफेजिया में ये नहीं देखा जाता है, तो ये नहीं मिलता है ये सिम्टम। तो इसका मतलब है हमारा जो 12 नंबर का करेक्ट आंसर है वो ए नंबर आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बी नंबर की ओर। न्यूलॉगिज्म प्रेजेंट, जी हाँ, न्यू मीन्स न्यू। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग कि न्यू वर्ड्स को डालते हैं इसमें। ठीक है, न्यू वर्ड्स को यानी कि नए शब्दों को वो बार बार डालते रहते हैं। ओके, तो बी नंबर इज करेक्ट। यस, वो नए शब्दों को डालते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि वो क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। स्पीच इज एफर्टलेस, उसका कोई मतलब नहीं होता उनका स्पीच का, वो कुछ भी बोलते हैं। राइट, फिर पैराफ्रेजिया प्रेजेंट, यस, वो क्या कहते हैं, वो कार को डॉग कहेंगे, ड्राइव कहेंगे, मतलब उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनको रियलिटी में बोलना क्या होता है और बोलते क्या हैं वो। तो यस, पैराफ्रेजिया रहता है प्रेजेंट, न्यूलॉजिज्म में भी प्रेजेंट रहता है और स्पीच एफर्टलेस भी रहती है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे होगा स्पॉन्टेनियस स्पीच इज रिड्यूस। नहीं, वो स्पॉन्टेनियस स्पीच तो देते हैं लेकिन उनके बोलने में गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था
वर्निकी अफेजिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी एमडी से जुड़े लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी थोड़ी सी जो जानकारी मैं दे पाती हूँ वो जानकारी ले सकें। धन्यवाद।